Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Neighborhood First Policy of India and its reflection in Budget 2024. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो क्या है भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी, पहले थोड़ा वो समझ लेते हैं. सो दस नेबर फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया would be seen as part of Modi doctrine of international relations because it was initiated by our Prime Minister Narendra Modi when he came to power in 2014. तो नरेंद्र मोदी जी जब इनकी पहली बार सरकार बनी 2014 में, तो उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए कलेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू द नेबरहुड कंट्रीज ऑफ इंडिया, उसको कहा जा सकता है एज पार्ट ऑफ इंडिया नेबर फर्स्ट पॉलिसी. जो सबसे पहला इनिशिएटिव आप कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन रिलेशंस आफ्टर कमिंग इनटू पावर वाज टू इनवाइट द हेड्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ ऑल साउथ एशियन कंट्रीज इन हिज इनॉग्रेशन ऑफ पीएम मोदीज फर्स्ट टर्म दैट स्टार्टेड इन 2014. 2019 में भी उन्होंने इनवाइट किया, लेकिन 2019 तक जब वो जीत करके आए, तो उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे. तो 2019 में द हेड ऑफ द स्टेट फ्रॉम पाकिस्तान वाज नॉट इनवाइटेड. तो हम देखेंगे आगे कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे बिगड़े हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ पीएम मोदी. आपको पता होना होगा व्हेन पीएम मोदी स्टार्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो ही took a very positive approach with respect to Pakistan also. तो कमिंग बैक फ्रॉम यूरोप ऑन एन ऑफिशियल टूर, एक अनऑफिशियल टूर उन्होंने लिया पाकिस्तान में, और उस टाइम के वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उन्होंने उनके बर्थडे पे विश किया. दैट आई थिंक वाज इन दिसंबर 2015. बट 2016 से रिलेशंस काफ़ी बिगड़ने लगे भारत के अंदर. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ से. ये अक्सर देखने को मिलता है, इट्स अ ट्रेंड, कि जब भी दोनों साइड से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो जब आपस में रिलेशंस अच्छा करने की कोशिश करती है, तो वहाँ की आर्मी और आईएसआई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ा देती है, बिकॉज आर्मी और आईएसआई का कोई इंटरेस्ट है नहीं पीस में. बिकॉज इफ देयर इज पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देन द सिग्निफिकेंस दैट दीज टू, Pakistani army and ISI, enjoy in Pakistan, that will be diminished. And that is why whenever there is a positive initiatives from both sides, civilian governments of both sides, in order to strengthen the ties, you will always see कि there will be some hiccups. तो इससे रिलेटेड यूपीएससी ने 2015 मेंस में भी प्रश्न पूछा था. इट्स अ काइंड ऑफ ऑलमोस्ट अ ट्रेंड whenever you see, right, from 2001, 1999 में, उस प्रधानमंत्री उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनिशिएटिव्स लिए टू डेवलप गुड टाइज विद पाकिस्तान, एंड देन वी हैड कारगिल. सेम इन 2001, आगरा बस डिप्लोमेसी एंड ऑल, एंड देन वी हैड पार्लियामेंट अटैक. सो दिस ट्रेंड कंटिन्यूज. अब देखेंगे यही हुआ भारत पाकिस्तान के रिलेशंस में भी. व्हेन इंडिया इन 2014 had started with a new foreign policy of neighbor first, and it started with inviting the head of the states from all the neighboring countries, especially from South Asia, in swearing in ceremony of Prime Minister Narendra Modi. फिर नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए, इन परसूट ऑफ नेबर फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया ने सार्क समिट में, दैट वाज 18 सार्क समिट दैट वाज हेल्ड इन काठमांडू इन 2014 नवंबर, वहां पे भारत ने दो इंपॉर्टेंट प्रपोजल दिए. एक मोटर व्हीकल अग्रीमेंट. मोटर व्हीकल अग्रीमेंट अगर सार्क कंट्रीज के बीच में हो जाता है, तो जो कार्गो व्हीकल्स हैं उनको अलग अलग देशों में जाने के लिए परमिट मिल जाएगा एक साथ. जैसे भारत से कोई ट्रक चला, तो पाकिस्तान में भी वो इंटर कर सकता है इफ वी हैड अ मोटर व्हीकल एग्रीमेंट. लाइकवाइज पाकिस्तान से कोई ट्रक भारत में आकर के फिर नेपाल में जा सकता है. तो इस तरीके से अगर मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हो जाता है, तो देयर वुड बी अ वेरी स्ट्रीमलाइंड logistical connectivity between the South Asian countries, and that could increase the trade possibilities amongst the South Asian countries. South Asia एक पूरा ट्रेड हब बन सकता था. दैट वाज द आइडिया ऑफ इंडिया. और इसी आइडिया से इंस्पायर होकर के इंडिया ने प्रपोज किया मोटर व्हीकल एग्रीमेंट. अभी क्या होता है कि मान लीजिए भारत से कोई ट्रक चला भी,
तो उसको इंडिया के बॉर्डर पे जा करके अपने सामान को अनलोड करना होता है, फिर वो सामान क्रॉस कराया जाता है, कि एक सामान का चेक कराई जाती है, फिर पाकिस्तानी साइड में जाता है, फिर पाकिस्तानी ट्रक में लोड होगा और फिर वहां से हो जाएगा। सेम इज फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो, फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। नेपाल के साथ तो हमारा ओपन बॉर्डर है। सो दैट लीड्स टू hindrance or delay in logistics amongst the South Asian countries. That is the one big reason that despite having high trade potential, the South Asian countries have low trade amongst themselves. इसको address करने के लिए इंडिया ने propose किया मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। सेकेंडली, एट सार्क समिट 18 सार्क समिट इंडिया ने प्रपोज किया कि एक सार्क सैटेलाइट लॉन्च करेगा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। दैट सार्क सैटेलाइट विल प्रोवाइड कम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज टू ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज। So this was initiatives. These initiatives were proposed by India under its नेबर फर्स्ट पॉलिसी। तो पहले तो स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया, फिर नेबर फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करते हुए मोटर व्हीकल एग्रीमेंट प्रपोज किया, सार्क सैटेलाइट प्रपोज किया, बट बोथ दीज प्रोजेक्ट्स वेयर ब्लॉक्ड बाय पाकिस्तान इन द सार्क समिट। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इस सार्क प्लेटफॉर्म पे भारत के किसी भी इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट होने नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान का डर है कि साउथ एशिया में इंडिया बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन ना अक्वायर कर ले। तो गाइडेड बाय दिस फियर और एप्रीहेंशन, पाकिस्तान ऑब्स्ट्रक्टेड इंडियाज प्रपोजल। पर ठीक है, ये तो पाकिस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, 2015 में द बोथ कंट्री सिविलियन गवर्नमेंट्स फ्रॉम द बोथ साइड, इंडिया एंड पाकिस्तान, वे आर ट्राइंग टू हैव गुड टाइज, गुड पॉलिटिकल टाइज, डिप्लोमेटिक टाइज। और नतीजा ये हुआ कि 2015 के दिसंबर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अनऑफिशियल विजिट किया पाकिस्तान में, इन ऑर्डर टू कॉन्ग्रेचुलेट देयर प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज बर्थडे। और फिर 1 या 2 जनवरी 2016 में भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक हो गया पठानकोट में, बाद में उरी अटैक हो गया 2016 में ही। तो इन सब के बाद इंडिया ने एक बिल्कुल ही अलग पॉलिसी अपना ली पाकिस्तान को लेकर, उरी अटैक के बाद से खासकर। एंड दैट पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान वाज टू आइसोलेट पाकिस्तान इन एंटायर साउथ एशिया, कि बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करो लेकिन पाकिस्तान को आइसोलेट कर दो। गाइडेड बाय दिस आइडिया, इंडिया स्टार्टेड टू प्रमोट अदर सब रीजनल ग्रुपिंग्स ऑफ साउथ एशिया एक्सेप्ट सार्क। तो सार्क को अबैंडन करना शुरू कर दिया, और साउथ एशिया पे जो बाकी रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, जैसे बिम्स्टेक, सासेक, उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया इंडिया ने। इंडिया ने, आप देखिए, BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन कर दिया, पूरा सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के बजाय। तो इस तरीके से इंडिया हैज अडॉप्टेड न्यू अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू साउथ एशिया। तो ये नेबर फर्स्ट पॉलिसी में एक बदलाव है। अब नेबर फर्स्ट में हमारे लिए पाकिस्तान नहीं आता है, और पाकिस्तान नहीं तो हमारे लिए फिर साउथ एशिया का ये प्लेटफॉर्म सार्क नहीं। सो विल लुक फॉर अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक बिम्स्टेक, सासेक एंड ऑल, सब रीजनल ग्रुपिंग्स, सब रीजनल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट लाइक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल हैज बीन साइंड। अब जरा देखते हैं, देखिए हर साल हमारे बजट प्रेजेंटेशन में भारत सरकार कुछ एक डेवलपमेंटल ग्रांट देती है हमारे नेबरहुड कंट्रीज को, इन परसुएंस ऑफ इट्स नेबर फर्स्ट पॉलिसी। तो इस साल भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को लगभग 22,154 करोड़, 22,154 अलॉट हुए हैं इन दिस इंटरिम बजट रिसेंटली पुट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। उसमें से आप देखिए, good amount of money will be given to the neighborhood countries in the form of developmental aid in line with India's neighbor first policy। सबसे ज़्यादा शेयर मिलेगा भूटान को। तो भूटान will get about 2,068 करोड़, नेपाल will get 700 करोड़, मालदीव्स will get 600 करोड़। मालदीव की अगर बात की जाए, तो मालदीव को पिछले साल मिला था 770 करोड़, जबकि भारत ने अपने बजट एस्टीमेट में 2023-24 के लिए जब बजट एस्टीमेट रखा था, तो कहा था कि मालदीव विल बी गेटिंग 400 करोड़। बट मालदीव के साथ हमारे रिलेशंस खराब होने लगे, तो इंडिया हैज इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट फॉर मालदीव, एंड द सपोर्ट हैज गॉन अप टू 770 करोड़। तो ये सब डेटा काम आएगा इंडिया मालदीव रिलेशंस पे। जब प्रश्न आएगा, मान लीजिए मेंस में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आप इस बात को लिखिएगा कि इंडिया ने डेवलपमेंटल एड दिया है मालदीव को 770 करोड़ का, एंड दैट टू वाज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स
आज कंपेयर टू द बजट एस्टीमेट। बजट एस्टीमेट में था 400 करोड़ फॉर ईयर 23-24, लेकिन हमने रिवाइज एस्टीमेट में उसको कर दिया लगभग 770 करोड़। येट मालदीवियन प्रेसिडेंट इज शोइंग एंटी इंडिया टेंडेंसीज इन रिसेंट टाइम। तो उसके अलावा चाबहार पोर्ट जो ईरान के अंदर डेवलप कर रहे हैं हम लोग, इन ऑर्डर टू काउंटर ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड कनेक्ट इंडियाज accessibility to Afghanistan and other Central Asian countries. तो चाबहार पोर्ट के लिए 100 करोड़ का फंड एलोकेशन हुआ है इन द करंट बजट। तो ये सब कुछ डेटा याद रखिए। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे जब आप आंसर लिख रहे हो कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं भारत ने, तो उसमें आप तमाम इनिशिएटिव्स के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि हर साल के बजट में हम लोग कुछ डेवलपमेंटल एड भी देते हैं। भूटान गॉट दिस अमाउंट, नेपाल गॉट दिस अमाउंट, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब जब बात चली रही है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को इतना फंड मिला इन दिस इंटरिम बजट, तो बाकी सारे मिनिस्ट्रीज को कितना फंड मिला है मोटा मोटा वो भी देख लीजिए। सबसे ज़्यादा फंड गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, and then to Ministry of Road Transport and Highway, then Ministry of Railway, and like that. The next topic is about nano DAP to be expanded. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए जो साल 2024 का ये जो एंटरिंग बजट रखा गया है, इसके 4 मेन फोकस एरिया है। गरीब कल्याण, देश का कल्याण। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली सेड कि 4 फोकस एरियाज ऑफ द बजट 2024। तो गरीब कल्याण या देश कल्याण, इसमें आप देखिए कि 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिया जाएगा फॉर दोज हाउस होल्ड दैट पार्टिसिपेट अंडर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। जिन जो हाउस रूफटॉप सोलर पैनल्स लगवाएंगे उनसे लगभग उनको 15,000 टू 18,000 का उनका सेविंग्स होने के चांसेस हैं। हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास के लिए इनिशिएटिव्स लेकर के आएगी सरकार। दूसरा जो मेन एरिया है या थीम है बजट का, वो है एम्पावरिंग फॉर यूथ। तो यूथ एम्पावरमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए 1 लाख करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। ये सब हमने कल ही देखा था बजट एनालिसिस में, जो 50 ईयर्स तक के लिए लोन देगा इन इंटरेस्ट फ्री मैनर। नारी शक्ति के लिए लखपति दीदी स्कीम के अंतर्गत अब टारगेट एक्सपैंड कर दिया गया। नाउ 3 करोड़ लखपति दीदी वुड बी क्रिएटेड, और 3 करोड़ लखपति दीदीज आर नाउ द टारगेट ऑफ गवर्नमेंट। अर्लियर इट वाज ओनली 2 करोड़। उसके अलावा आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ऑल ऑफ देम वुड बी इंक्लूडेड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम इन ऑटोमेटिक मैनर। ये सब तो हमने कल ही देख लिया था। जो चौथा थीम है इस साल के बजट का 2024 का, वो है वेलफेयर फॉर फार्मर, जिनको सरकार ने कहा है अन्नदाता। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेकर के आएगी सरकार। सरकार ने कहा है कि गवर्नमेंट विल कम अप विद एन इनिशिएटिव जिसका नाम होगा आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान। ब्लू इकोनॉमी 2.0 को प्रमोट करेगी सरकार, यानी कि सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरीटाइम या मरीन रिसोर्सेज। उसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑलरेडी ला चुकी है सरकार। इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स विल बी सेट। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि नैनो डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर का यूज को एक्सपैंड करेगी सरकार अंडर दिस थीम ऑफ बजट, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स अंडर अन्नदाता, नैनो डैप। तो नैनो डैप क्या होता है? देखिए 2-4 दिनों पहले ही हमने फर्टिलाइजर रिलेटेड सब्सिडी की पूरी डिस्कशन की है। आई जस्ट होप कि वहां से आपको याद आ रहा होगा कि भारत के अंदर अगर फर्टिलाइजर्स को देखा जाए तो मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, यूरिया एंड नॉन यूरिया। यूरिया इज द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, बाकी नॉन यूरिया में डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटास, ये सब आते हैं फर्टिलाइजर। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर इन इंडिया, डैप, आफ्टर यूरिया। डाई अमोनियम फॉस्फेट is source for nitrogen, phosphorus, and then little amount of potassium. Urea is the mainly source of nitrogen, but phosphorus and potassium is missing in that. अब देखिए डैप को लेकर के भारत सरकार ने डैप के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए 3-4 दिनों पहले भी मैंने आपको बताया था कि कैसे सरकार ने नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स में कितना मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स, वो रिस्ट्रिक्ट किया है ताकि नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स का कंजम्पशन बढ़े। अब नॉन यूरिया फर्टिलाइजर मेनली डैप के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए इस साल इस बजट में सरकार ने अनाउंस किया है कि इट इज गोइंग टू प्रमोट नैनो लिक्विड डैप फर्टिलाइजर। देखिए एक तो डैप फर्टिलाइजर ऐसे पाउडर फॉर्म में आता है बैग के अंदर, दूसरा आजकल एक सरकार लेकर के आई है नैनो लिक्विड डैप, से लिक्विड फॉर्म में रहता है। इट इज मच मोर कंसंट्रेटेड एंड मच मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द पाउडर्ड फॉर्म
DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो नैनो डैप फर्टिलाइजर, नैनो लिक्विड डैप फर्टिलाइजर इज कंसंट्रेटेड फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर। इसमें मेनली फास्फोरस न्यूट्रिशन टू द क्रॉप मिलता है। नैनो लिक्विड डैप विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द प्लांट्स। देखिए लिक्विड हमेशा यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा एज कंपेयर टू सॉलिड पाउडर। सो डैप, नैनो लिक्विड डैप का एक फायदा तो ये है कि इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द प्लांट्स एंड हेल्प इन यूनिफॉर्म ग्रोथ। दूसरा है इट इज मच चीपर, दिस liquid DAP is much cheaper as compared to the powder DAP. For example, the nano DAP, जो liquid DAP है, that will be sold at rupees 600 per bottle of 500 ml, जो इफेक्टिवली काम करेगा एक बैग के बराबर ऑफ अबाउट 45 kg विच कॉस्ट अबाउट 1350 रुपीज। तो 1350 रुपए का जो पाउडर वाला बैग होता है उसके बदले में ये नैनो लिक्विड 600 रुपए में ही काम कर देगा। सो दैट इज चीपर सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर। सस्ता होगा तो फिर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल बढ़ेगा विच इज द मेन गोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इससे क्या होगा कि डैप का जो इंपोर्ट होता है और उस कारण से भारत का काफी ज्यादा इंपोर्ट बिल आता है वो भी थोड़ा सा कम होगा। ये जो डैप प्रोडक्शन है हमारे देश के अंदर, नैनो लिक्विड डैप प्रोडक्शन, डाई अमोनियम फॉस्फेट नैनो लिक्विड डैप प्रोडक्शन, इट इज being done by द कंपनी इफ्को। और इसके इफ्को के भी जो इसका कालोल में प्लांट है इन गांधीनगर गुजरात, वहां से प्रोडक्शन शुरू हुआ है इंडिया का पहला नैनो डैप लिक्विड का। एक फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है दैट इज रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन विच लेज डाउन कि कौन कौन से सब्सटेंस को फर्टिलाइजर कहा जा सकता है। जस्ट रिमेंबर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, इट्स अ सेपरेट इंफॉर्मेशन कंप्लीटली, नथिंग टू डू विद द करंट डेवलपमेंट की नैनो डैप का इस्तेमाल बढ़ेगा। नैनो डैप क्या है वो मैंने दिखाया। जस्ट टू नो कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट दिस इन दिस ऑर्डर देयर इज अ क्लियर कट क्लासिफिकेशन कि किस किस सब्सटेंस को फर्टिलाइजर कहा जा सकता है और उसको फिर उस पर सब्सिडी दी जा सकती है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। स्नो लेपर्ड की बात की जाए तो मेनली ये सेंट्रल और साउथ एशिया में रहता है। 12 कंट्रीज में पाया जाता है। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो हिमालयन रीजन में पाया जाता है, वेस्टर्न हिमालय हो या ईस्टर्न हिमालय हो। नाम ही है स्नो लेपर्ड, तो जहाँ स्नो मिलेगा वहीं तो मिलेगा ये। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। मेजर साइट जो है स्नो लेपर्ड का वो है हेमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख विच इज ऑल्सो नोन एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हेमिस नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। प्रोटेक्शन स्टेटस देखा जाए आईयूसीएन में तो वल्नरेबल है। एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स दुनिया भर में जो लिए गए हैं उसमें से एक जो मेजर कंजर्वेशन एफर्ट है वो है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन GSLEP प्रोग्राम, हिमल संरक्षण कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये सब इनिशिएटिव्स हैं। स्लेप प्रोग्राम याद रखिएगा, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, दैट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। करंट न्यूज देखते हैं। तो हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट निकाली है विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड। दिस रिपोर्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज बीइंग रन रिसेंटली। इसका नाम है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली ये प्रोग्राम है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया जिसमें स्नो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन काउंट की जा रही है। दिस इज फर्स्ट एवर such scientific exercise to assess the population of snow leopard, जिसको कंडक्ट किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट किया है। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसको अल्टीमेटली रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। दैट इज द सिंपल थिंग, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट by Wildlife Institute of India released by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And as per this data, there are about 718 snow leopards in the country. Highest number of snow leopards are in Ladakh.
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Next article is about developmental projects in Assam. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए, कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुवाहाटी आएंगे और कई सारे नए प्रोजेक्ट्स को वो इनॉग्रेट करेंगे. ओवरऑल लगभग 11,599 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं असम के अंदर वो कल लॉन्च किए जाएंगे. तो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देखते हैं. न्यू नेहरू स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा ऑफ वर्थ रुपीज 831 करोड़. इसमें फीफा स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनाया जाएगा विद अ कैपेसिटी ऑफ 30,000 स्पेक्टेटर्स. असम माला 2.0 आप कह सकते हैं सेकेंड वर्जन, जहां पे लगभग 1,000 किलोमीटर का जो स्टेट हाईवे उसको रीबिल्ड किया जाएगा. 6 लेन एयरपोर्ट रोड बनेगा. न्यू GMCH बिल्डिंग बनेगी. माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर इन ऑर्डर टू रीडेवलप माँ कामाख्या टेम्पल. इसमें लगभग 498 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम रिगार्डिंग माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर PM डिवाइन स्कीम. PM डिवाइन स्कीम क्या है? PM डिवाइन स्कीम का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अनाउंस्ड ड्यूरिंग द बजट 2022-23 ओनली. इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डोनर एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. फंडिंग आउटले लगभग 6,600 करोड़ का है. इट इज PM डिवाइन स्कीम के अंतर्गत 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स लिए जाते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो बेसिकली PM डिवाइन स्कीम इज अ स्कीम विच फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. उसके लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए लाए जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से जो फंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. 6,600 करोड़ का इसका इनिशियल प्रपोजल है. देखिए, प्रोजेक्ट सिलेक्शन इज रिकमेंडेड बाय द सेंटर बट प्रायोरिटी इज गिवन टू द प्रोजेक्ट्स दैट आर प्रपोज्ड बाय द स्टेट्स. प्रोजेक्ट कौन सा लिया जाएगा अल्टीमेटली भारत सरकार ही डिसाइड करती है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ सजेशन दिया तो उसको प्रायोरिटी दी जा सकती है. PM डिवाइन स्कीम के मेनली 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन लाइन विथ PM गति शक्ति, लाइवलीहुड जनरेशन फॉर यूथ, सोशल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल गैप्स को फुलफिल करना, इसे हेल्थ एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर देख लेते हैं. टैक्स बुओयेंसी को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है दिस ऑप्शन C. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब्सिडी में सबसे ज्यादा सब्सिडी फूड का होता है, देन फर्टिलाइजर का, देन पेट्रोलियम का. तो करेक्ट आंसर विल बी 213. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.